और हमारे साथ अब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग में, अब तो शायद वो शांति अध्ययन ही है, डॉक्टर राकेश मिश्र उपस्थित हैं। दरअसल नाम के आगे वो डॉक्टर लगाते रही, अकादमिक हलक में मजबूरी है कि उन्हें डॉक्टर कहा जाए। डॉक्टर राकेश मिश्र उपस्थित हैं। इतिहास के विद्यार्थी हैं, मूलतः गांधीवाद के, लेकिन कहानीकार हैं हिंदी के, साहित्यकार पहले है। अब ये बड़ा सवाल है कि उनको पहले साहित्यकार माने कि पहले उनको जो है कहानीकार माने, क्या माने। इसलिए मान लेते हैं कि साहित्य में वो सब कुछ है। और आज का जो विषय है उनका, जिस पर वो बात करेंगे, मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत ही कमांड से दुनिया किसी विषय पर बात कर सकते हैं। वो ये बता देंगे कि गणित भी मानवाधिकार के लिए जरूरी विषय है, मानवाधिकार से जुड़ा विषय है। वो हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका विषय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में संचार प्रणाली क्या थी, उससे जुड़ा उनका विषय है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं जगत दा राकेश दा, आप अपनी बात रखें प्लीज। धन्यवाद अरुणेश। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, तस्दीक करो। जी जी आ रही। इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के संयोजक मंडल के तमाम सदस्य और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के कुलाधिपति हमारे बड़े भाई आदरणीय संतोष चौबे सर, और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी में जुड़े हुए देश भर के तमाम शोधार्थी, विद्यार्थी और अध्यापक मित्रों, संचार पर बातचीत करनी है और पिछले 1 घंटे से लगभग मैं संचार की समस्या से जूझ रहा था। यह नई तकनीक और नए संदर्भों का जमाना है और बात हमें एक ऐसे कालखंड की करनी है जब हमारे सामने यह सब कुछ बिल्कुल एक नए स्वरूप में सामने था। आजादी की लड़ाई का सवाल था और इसमें संचार एक प्रमुख हथियार के तौर पर हमारे सामने एक उपस्थित हो रहा था, जिसको लेकर के हमें अपनी लड़ाई लड़नी थी। इतिहास के उस कालखंड को यदि हम सीधे सीधे संदर्भों में समझने की कोशिश करें तो यह वो वैसा समय था जब आजादी का सवाल और प्रेस की आजादी का सवाल दोनों एक साथ चल रहे थे और आपस में ये इतने जुड़े हुए थे कि इनको अलग कर पाना उस दौर में मुश्किल था। यदि हम 19वीं सदी के शुरुआत को ही देखें तो 19वीं सदी के शुरुआत के साथ ही यह भारत में एक नई किस्म की चेतना की लहरें उठनी दिखाई देनी शुरू हो जाती। यह वह समय था जब एक नया मध्यवर्ग भारत में उभर रहा था और वह कई मामलों में ब्रिटिश शासन को लेकर के शंकालु था। वह अपने हितों की बात करना चाहता था, वह अपने प्रतिनिधित्व के सवाल को उठाना चाहता था, वह व्यक्ति की आजादी की मांग करना चाहता था। आंकड़ों से देखें तो यह वर्ग बहुत थोड़ा था, लेकिन इसके प्रभाव को देखें, इसका प्रभाव अखिल भारतीय था। और यह जो अखिल भारतीय प्रभाव था उसका एक बड़ा कारण इस तरह की जो चेतना प्रसारित होने के जो माध्यम थे, जो अखबार थे, उनके कारण यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा था उस समय के मध्यवर्ग का। उस समय के पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो भी चेतना, शुरुआती चेतना बन रही थी, उस समय यह प्रेस के कारण एक ऐसी बड़ी भूमिका बनती जा रही थी जो अंग्रेजों के लिए सरदर्द साबित हो रही थी। एक लाजिम सा सवाल उठता है कि उस समय भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी रही होगी, कितने लोग अखबार पढ़ते होंगे और कितने लोग उस पर अपनी टिप्पणी देते होंगे, कितने लोग उसको लिखते होंगे। लेकिन जब चेतना एक बार अस्तित्व में आ जाती है तब फिर वह इन छोटे सवालों की परवाह नहीं करती कितने लोग उस समय लिख पढ़ रहे थे, बल्कि अखबारों का आलम यह था कि एक अखबार एक गांव में आता था और पूरे गांव में उस समय वाचलानियों की एक ऐसी संख्या बढ़ती जा रही थी जिसमें सिर्फ एक टेबल, एक कुर्सी, कई इस तरह के एविडेंस मिलते हैं हमें उस समय के,
कि तमाम गांवों में वाचनालय या पुस्तकालय के नाम पर सिर्फ एक भवन हुआ करता था, जिसमें 2-4 कुर्सियां और एक टेबल और एक अखबार आता। उस एक अखबार को गांव वाले तमाम लोग जमा होकर के किसी से सुनते थे, किसी से पढ़वाते थे और उस पर एक एक करके चर्चा करते। और वह चर्चा इस तरह की होती थी जैसे मान लो पूरे देश की जो समस्याएं हैं वह उस गांव की समस्या से जुड़ जाती। एक तरह से अखबार सही मायने में भारत में पब्लिक स्फीयर का काम कर रहे हैं, जिस पब्लिक स्फीयर की अवधारणा बाद में हैबरमास ने अलग संदर्भों में दी और उसको एक परिभाषित करने की कोशिश की। वह पब्लिक स्फीयर भारत में शुरुआती तौर पर ही भारत के अखबारों ने बनाई। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब राजा राम मोहन राय ने, जो कि भारतीय पुनर्जागरण के उस समय अग्रदूत थे, और एक कानून प्रेस पर, जब 1824 में कानून आया प्रेस पर नियंत्रण के सवाल को लेकर के, तो उन्होंने उस समय सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को लड़ा और उनके मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए उन्होंने पत्र लिखा कि हर अच्छे शासक को इस बात की फिक्र होनी ही चाहिए, वह लोगों को ऐसे साधन उपलब्ध कराए जिसके जरिए उन समस्याओं और मामलों को जो की सूचना शासन को जल्दी से जल्दी मिल सके। यह जो एक पब्लिक स्फेयर का मामला है कि पब्लिक स्फेयर एक ऐसी जगह होती है जहां शासन के पक्ष या विपक्ष में जो भी बातें होती है वह शासन तक पहुंचती हैं और शासन की नीतियां किस तरह की बन रही हैं वो भी पब्लिक तक पहुंचती हैं। यह दो तरफा कम्युनिकेशन का जो पब्लिक स्फेयर का मॉडल है, उसके बारे में 1824 में ही राजा राम मोहन राय इसी सिद्धांत को लगभग दूसरे शब्दों में अपनी चिंता में जाहिर करते हुए कर रहे हैं कि हर अच्छे शासक को इस बात की फिक्र होनी चाहिए, वह लोगों को ऐसे साधन उपलब्ध कराए जिसके जरिए उन समस्याओं और मामलों की सूचना शासन को जल्दी से जल्दी मिल सके, जिन समस्याओं के हल में शासन के हस्तक्षेप की जरूरत है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि प्रेस को अप्रतिबंधित स्वतंत्रता दी जाए। यह राजा राम मोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में एक मांग की थी 1824। यह जब 1870 से 1918 तक का वो पूरा समय देखते हैं, जब चेतना और जागरूकता की लहर फैलनी तो शुरू हो गई थी, लेकिन जो सामूहिक भागीदारी का सवाल था वह पूरी तरह से उभर नहीं पा रहा था। किस माध्यम से यह सामूहिक भागीदारी का सवाल उभरे? जनता को मुद्दों और सवालों से जोड़ने के लिए उस समय जो छोटी छोटी सभाएं हो सकती थी उस पर भी अंग्रेजों की नजर थी, वह भी सभाएं भी प्रतिबंधित हो रही थी। तो एक ऐसे माध्यम की जरूरत हो रही थी जिसमें जन संघर्ष का रूप दिया जा सकता है। ऐसे में जिन अखबारों की सूची यदि हम देखें तो पूरे देश भर से अलग अलग संदर्भों में जो अखबार निकलने शुरू हुए, जैसे जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन में द हिंदू और स्वदेश मित्रम का अखबार निकलना, बाल गंगाधर तिलक के संपादन में केसरी और मराठा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संपादन में बंगाली, शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष के संपादन में निकलने वाला अखबार अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के संपादन में सुधारक, NN सेन के संपादन में इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी के संपादन में निकलने वाला अखबार हिंदुस्तानी और अंग्रेजी में वही निकालते थे एडवोकेसी ऑफ इंडिया, पंजाब में द ट्रिब्यून और अखबार आम, और बंगाल में फिर इंद्र प्रकाश, बंग निवासी, साधारणी जैसे कई अखबार इस समय हमको अस्तित्व में दिखाई देते हैं जो इसी स्तर पर जनता में जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे थे और तमाम तरह से खतरे मोल रहे थे। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि यह एक पूरे गांव में एक पुस्तकालय और वाचनालय बनाने की एक लहर चल निकली थी। और इस तरह से ये अखबार जो थे वह लोगों को सिर्फ राजनीतिक रूप से शिक्षित ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनमें वह सामूहिक भागीदारी कैसे की जाए किसी मुद्दे पर उसका भी प्रशिक्षण दे रहे थे। जो अखबारों में छपी सामग्री होती थी उसको लेकर के होने वाली चर्चाएं और लोगों को सवाल और मुद्दों से जो जोड़ने का जो सिलसिला शुरू हो गया था उस समय, उसने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य में एक तरह की बेचैनी पैदा कर दी थी। जैसा कि लॉर्ड डफरिन मार्च 1886 में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहते हैं इन अखबारों के बारे में कि आए दिन अंग्रेज शासकों के खिलाफ इन सैकड़ों तेज तर्रार बाबुओं का हमला बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ
रोज बरोज रोष, निंदा और कटु आलोचनाएं वाली बातें लिख रहे हैं। 2-3 महीने बाद यानी मई में ही उन्होंने फिर लिखा, डफरिन ने फिर लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि अखबार पढ़ने वाले लोगों के दिमाग में यह बात घर करती जा रही है कि हम मतलब अंग्रेज सामान्यतः मानव जाति के और विशेषकर भारत के दुश्मन हैं। यह 1886 में लॉर्ड डफरिन ने अखबारों के बढ़ते प्रभाव के बारे में भारत के सचिव को एक पत्र में लिखा था कि इस तरह की एक जो अखबारों के माध्यम से जो लहर प्रसारित हो रही है, इसमें जो लेख छप रहे हैं, वह कितना खतरनाक है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे थे भारत की आजादी को लेकर के, जिसमें कि गदर पार्टी का नाम बहुत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हम जानते हैं कि गदर पार्टी लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका में एक बड़ा जो अप्रवासी भारतीय थे उनको लेकर के एक भारत में किस तरह सशस्त्र विद्रोह कर करके और भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया जा सके, उसके लिए प्रयासरत लोगों का एक समूह था। और वो लोग एक अखबार निकालते थे गदर नाम से ही। गदर पार्टी का एक अखबार था, मुखपत्र था गदर। और गदर की लोकप्रियता उस समय प्रवासी जो मजदूर थे उसमें गजब की लोकप्रियता थी उस अखबार की। वो अखबार कोई दबे छुपे स्वर में अंग्रेजी साम्राज्य की निंदा नहीं करता था, बल्कि उस अखबार में गदर जो नाम छपता था उसके नीचे ही लिखा रहता था अंग्रेजी राज्य का दुश्मन। और पहले पन्ने पर ही, गदर के पहले पन्ने पर ही वह हर अंक में अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा नाम से एक पूरा सिलसिलेवार जो अंग्रेजी राज्य की जो कमजोरियां थी, किस तरीके से वह जो शिक्षा के बजट में कटौती करके सेना के बजट में बढ़ोतरी कर रही है, जो कि एक जन नागरिक मुद्दे हो सकते थे। किस तरह से भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, किस तरह से भारतीय महिलाओं और भारतीयों का अपमान किया जा रहा है, अंग्रेज सैनिक क्या कर रहे हैं, भारत के कर, भारत से धन लूट करके बर्मा जैसे देशों में शासन स्थापित करने में अपनी सैन्य शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम बातें पहले पन्ने पर ही गदर अखबार में भारत का कच्चा चिट्ठा, अंग्रेजों का कच्चा चिट्ठा नाम से वह छपता था और लोगों के बीच खूब उस पर बहस मुबाहिसे होते थे और लोग उसमें शामिल होते। सिर्फ समाचारों के स्तर पर ही नहीं, गदर अखबार का एक दूसरा जो काम था, उसने लोकप्रिय गीतों के माध्यम से, लोकप्रिय कविताओं के माध्यम से, जो बाद में गदर के फूल नाम से एक संग्रह में भी आया, उस समय जो गीत हुआ करते थे जिसमें बहुत धर्मनिरपेक्ष संबंधी, मतलब वह देखें कि पंजाब, ज्यादातर प्रवासी मजदूर पंजाब के थे उस समय वहां अमेरिका में, और वह मिलों में काम करते थे, खेतों में काम करते थे। लेकिन भारत की आजादी को लेकर के उनमें जो एक स्वप्न था कि वह किसी भी कीमत पर भारत के आजादी, और उस अखबार में जो गीत छपते थे वह फिर उनके पूरे अपने तमाम कार्यक्रमों में वो गीत गाए जाते थे, चाहे वह गैदरिंग हो उनकी, चाहे वह कोई लोहड़ी का उत्सव मनाया जा रहा हो, तो उस समय वो क्रांतिकारी गीत गाए जाते थे जो गदर अखबार में कविताओं के शीर्षक से छपते थे। इस तरीके से देखें, यदि हम पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यदि लोकमान्य तिलक का नाम हम लोग लेते हैं, वो पहले इस तरह के संपादक थे जो अपने विचारों के कारण बार बार जेल गए, और उन्होंने पूरे सार्वजनिक सभाओं के जिस तरह से एक संरचना की थी, और एक प्लेग उस समय पूना में फैला था और प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या हुई थी, और रैंड की हत्या के संदर्भ में जिस तरह के लेख केसरी में छपे थे उस समय सरकार ने उसको राजद्रोह का प्रमाण माना था। उन्होंने उस समय, जबकि हकीकत यह थी कि लोकमान्य तिलक ने रैंड की हत्या की निंदा की थी, लेकिन अपने एक संपादक का दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह की जो हत्याएं होती हैं वह एक तरफा नहीं होती हैं, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं कोई उकसाने वाली घटना भी होती है। तो शासन करने वाली जातियों को या शासन करने वालों को अपने दायित्व के प्रति सचेत होना चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं बार बार संभव हो सकती हैं। अपने उस संपादकीय में उन्होंने अफजल खां और शिवाजी का एक रूपक बनाते हुए एक जिक्र किया था, किस तरीके से अफजल खां की ज्यादतियों ने शिवाजी को उसकी हत्या करने के लिए उकसाया था। उसमें फिर एक कविता भी छपी थी, शिवाजी का उद्घोष नाम से एक कविता छपी थी केसरी में, उसी समय किसी नए लड़के ने लिखी थी, और वह गणेश जो उत्सव होता था उसमें, वह सार्वजनिक उत्सव में वह कविता पढ़ी भी गई थी, और उस कविता को तिलक ने छापा था
केसरी में। तो उस कविता का इतना असर था और अफजल खान और शिवाजी की उस घटना का इस तरह से प्रभाव था कि अंग्रेजों को यह लगा कि ये दोनों घटनाएं ही रैंड की हत्या के लिए जिम्मेवार हैं। और यह जो एक प्रतीकात्मक बात कहना चाह रहे हैं लोकमान्य तिलक, उसमें यह रैंड की हत्या की कार्रवाई के लिए उकसा रहे, और उन पर मुकदमा चलाया गया, राजद्रोह का मुकदमा चला। वह उस समय जैसे अभी हमारे पास कई कानून हैं जिसमें हम किसी को राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं, उस समय भी सरकार के पास ऐसे कई तरह के कानून थे जिसमें कि वह लोगों को राजद्रोही, उसमें 124 ए का नाम बहुत उल्लेखनीय, बार बार इतिहास की किताबों में उसका जिक्र आता है। उस 124 ए के अनुसार यह मामला बनता था कि यदि किसी अंग्रेज सरकार को यह लगे कि किसी भी लेख या पर्चे में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई बात की जा रही है, अंग्रेजों के प्रति नफरत फैलाने की बात की जा रही है, तो उसको वो सीधे गिरफ्तार कर सकते थे। लोकमान्य तिलक पर उसी 124 ए के तहत मुकदमा चलाया गया और फिर उनको सजा हुई, 2 साल सख्त कैद की सजा हुई। तिलक ने अपना मुकदमा लड़ा और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि उनकी बातों में कोई इस तरह की बात नहीं थी, बल्कि वह अंग्रेजी साम्राज्य के समर्थक थे। लेकिन उनकी दलीलों को नहीं माना गया और तिलक को सजा हुई। इसी तरह कलकत्ता में अब तिलक की सजा का असर बहुत ज्यादा रहा। पूरे बंबई में हड़तालें हुई और कई लोगों ने 6 महीने तक लगभग बंबई के मिल बंद रहे और लोग सड़कों पर आकर के तिलक के समर्थन में नारे लगाते थे और उनकी रिहाई की मांग करते थे। कुछ इसी तरह का मामला बंगाल में, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो अखबार निकालते थे बंगाली, उसके संबंध में था। एक युवा जज था जिसने एक शालिग्राम, जो हम लोग विष्णु की एक प्रतीकात्मक मूर्ति, पत्थर की तरह की एक प्रतिमा होती है, उसकी प्राचीनता के संबंध में मुकदमा चल रहा था बंगाल में। और एक नया न्यायाधीश इंग्लैंड से नियुक्त होकर के आया था, उसने उस शालिग्राम को अदालत में मंगवाया और बिना किसी पुरातात्विक सर्वेक्षण के सीधे उसने आदेश दिया कि देखने से यह शालिग्राम जो है, यह 100-100 साल से ज्यादा पुराना नहीं लगता है, इसलिए इसकी प्राचीनता को लेकर के कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और उसने उस मुकदमे को इस तरीके से उस पर फैसला सुनाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उस मुकदमे के खिलाफ अपने अखबार में एक लंबी टिप्पणी लिखी, आक्रोश से भरी टिप्पणी लिखी, और कहा कि ये जो उदंड न्यायाधीश है, यह इस पद पर बने रहने लायक नहीं है, इसको भारतीयों की आस्था से कोई मतलब नहीं है, इसके पास भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। और जाहिर सी बात है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संपादकीय के बाद से उनको जेल, मतलब वो पहले संपादक थे ऐसे तिलक से पहले भी, जिनको अपने लेख के कारण, जिनको अपने वक्तव्य के कारण जेल यात्रा करनी पड़ी थी। और उसका भी पूरे भारत में एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। लोग काफी आंदोलित हुए थे उस मामले को लेकर के, और इस बात को लोग समझने लग गए थे कि अंग्रेजी सरकार भारत में अभिव्यक्ति की सुंदरता जैसे जो हम बात करते हैं, जो प्रेस की जो भूमिका होती है, जो एक ऐसे पब्लिक स्फेयर बनाने की बात होती है इसमें दोनों पक्षों को लेकर के एक आवाजाही की स्थिति बनती है, तो अंग्रेज सरकार इस मामले को लेकर के पूरी तरह से निरंकुश है और वो भारत की किसी भी व्यक्ति पर को महत्व नहीं देना चाहती। जब 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, तो उसका भी सीधा सीधा यही अर्थ था। उस प्रेस एक्ट को बहुत आनन फानन में 2-3 मिनट की कार्रवाई में ही जिस तरीके से पास किया गया, उस पर बहस नहीं की गई, जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि यह प्रवृत्ति किसी भी एक निरंकुश राज्य सत्ता में यह काम करती है, और वह विधेयक पर चर्चा नहीं करना चाहती है, वह उसको पास करवाना चाहती है। तो उस समय के एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वह भी इसी तरह का एक प्रस्ताव था जिस पर बिना चर्चा हुए आनन फानन में उसको पास किया गया और पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। वर्नाकुलर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्नाकुलर उन देशी भाषाओं को कहते हैं जिसमें नेटिव्स लोग बात करते थे, ये अंग्रेजों की शब्दावली है वर्नाकुलर। तो यह एक प्रेस एक्ट आया कि देशी भाषाओं में यदि किसी भी अंग्रेज के खिलाफ या अंग्रेज शासन के खिलाफ या अंग्रेजी सभ्यता के खिलाफ कुछ ऐसी बातें लिखी गई, या शंका भी हो कि वह ऐसा सोच भी रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उस एक मामले में देखते हैं कि पूरा जिस तरीके से वह एक्ट लागू हुआ, उससे पूरे भारत में एक बुद्धिजीवियों के बीच एक
उसके खिलाफ एक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया हो। और अखबारों ने कई तरह की स्ट्रेटजी उस समय अपनाई। यदि हम जिसमें जनसंचार के विद्यार्थी बैठे होंगे वो सीखना चाहिए इससे कि भारतीय अखबारों ने अपने शुरुआत में ही किस तरह की बुद्धिमत्ता और स्ट्रेटेजिकल वैल्यू को बढ़ावा दिया। उन्होंने जैसे यह देखा कि वह कानून यह कहता था कि कई ऐसे उसमें वर्ग थे, सुविधा प्राप्त वर्ग, जिनकी निष्ठा संदेह से परे मानी जाती थी, जैसे अंग्रेज, या अंग्रेज यदि कुछ अंग्रेजों के बारे में कह रहे हैं तो उस पर वह कानून लागू नहीं होता था। तो भारतीय अखबार यह करते थे कि जो उदारवादी अंग्रेज थे या आयरलैंड में कुछ इस तरह के जो अंग्रेज थे जो स्वतंत्रता के समर्थन में कुछ बातचीत कहते थे, उसको वह तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से पेश करते थे कि वह भारत की बात लगे। लेकिन जब वह मुकदमेबाजी की स्थिति आती थी तब यह पता चलता था कि अरे यह तो अंग्रेज अखबार से लिया गया और इसके किसी अंग्रेज ही लेखक जिस पर यह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और यदि भारतीय संपादक को इसमें मुकदमा इस पर चलाया भी जाएगा तो उसमें उस अंग्रेज को भी एक वादी बनाना पड़ेगा, जो कि उस कानून के लिहाज से संभव नहीं था। वह अपने प्रतीकों में बात करते थे, जैसे रूस की जारशाही के खिलाफ जो वहां आंदोलन चल रहा था उसको वह भारतीयकरण करके छापते थे इस तरीके से जैसे कि यह लगे कि भारत के संघर्ष की ही बात की जा रही। तो कई जैसे एक जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ तो अमृत बाजार पत्रिका उस समय 2 भाषाओं में निकलती थी, अंग्रेजी और बांग्ला में। तो रातों रात उस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेज अधिकारी जब कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो वह देखकर हैरान रह गए कि रातों रात वह पत्रिका सिर्फ अंग्रेजी का अखबार हो गया था और वह हाथ मलते हुए रह गए क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उस पर लागू नहीं किया जा सकता था। तो इस तरह की कई तरह की स्ट्रेटजी, कई तरह की नीतियों को बनाते हुए ये अखबार अपना काम कर रहे थे। लेकिन इसमें इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उस समय का जो अखबार निकालने का जो चलन था, अखबार की जो संस्कृति थी, वह एक व्यापक उद्देश्य और त्याग की भावना से। अखबार कभी भी उस समय एक पैसा कमाने का या इस तरह का कोई संसाधन बना लेने का या कोई ऐसा व्यवसाय करने का इसमें कुछ लाभ मिले इस तरह का साधन नहीं था, बल्कि अखबार एक उसका उद्देश्य इनहेरेंट था उसमें कि वह देश सेवा और समाज सेवा के लिए अखबार निकाला जाएगा। और ज्यादातर संपादकों का जीवन यदि हम देखें तो वह बहुत त्याग और फाकाकशी का जीवन रहा है। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी हों और कई तरह के जो विजय सिंह पथिक हों, कई ऐसे अनाम और गुमनाम से उस समय संपादक हमको मिलेंगे। जब वह नजीर बनारसी कहते हैं कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, वह दरअसल एक उसी लड़ाई की बात कर रहे हो। उस समय अखबार एक ऐसा हथियार बन गया था कि हमारे पास जो अंग्रेजों के तोप का मुकाबला करने के लिए जो हमारे पास जो हथियार सबसे मजबूती से उभर रहा था, वह हथियार हमारा अखबार था। यह संचार का एक माध्यम था जो कि एक नए किस्म का भारत का निर्माण उस समय कर रहा था। इन पूरे परिदृश्यों में एक और मैं बात जोड़ना चाहता हूं कि जब 1922 में गांधी युग का पदार्पण 1917 में हो जाता है और 1922 तक आते आते पूरे भारत में गांधी लहर एक छानी शुरू होती है, तो कई ऐसे क्षेत्रीय अखबार थे उस समय जो कि एक क्षेत्रीय महत्व रखते थे, लेकिन उनके पाठकों की संख्या ज्यादा थी और वह गांधी को एक जो संत का आवामीकरण की जो एक संज्ञा, यह भी किसी अखबार की दी हुई संज्ञा है। पायनियर अखबार ने गोरखपुर के उस सभा के बाद जब गांधी जी एक ही दिन के लिए गोरखपुर आए थे, सुबह आए थे और शाम की गाड़ी से चले गए थे, और उस सभा में उस समय 2 से 2.5 लाख की उपस्थिति थी और एक दिन के उस कार्यक्रम में गांधी के उस कार्यक्रम ने गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल में लगभग भूचाल ला दिया था। और पायनियर अखबार ने उस समय एक आवामी संतीकरण की संज्ञा से गांधी को विभूषित किया था। उसके बाद से पूरे उस समय गोरखपुर से स्वदेश नाम का अखबार निकलता था और इस स्वदेश अखबार ने कई तरीकों से गांधी जी के इस, अब आज हम देखें कि उसको सही कहें गलत कहें या अखबार की उस, लेकिन उस समय जो खबरें छपी उस समय गांधी जी के चमत्कारों को लेकर के जो जनता में काफी लोकप्रिय हो गई। स्वदेश अखबार को यदि इस दृष्टि से पढ़े उसमें, तो उसमें गांधी जी के बारे में ऐसी खबरें छपती थी जो कि लोग अपने अपने गांवों से लिखते थे।
उस अखबार में एक खबर छपी थी, जब अंग्रेज गांधी जी आने वाले थे उसके पहले के दिन स्वदेश ने खबर छापी थी कि आधी रात में अंग्रेज नंगे भागे। उसमें एक घटना का जिक्र किया था कि एक एंग्लो इंडियन ड्राइवर है, इंजन का ड्राइवर है, जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद एटा रेलवे स्टेशन पर सो रहा था कि अचानक उसने नींद में देखा, सपने में देखा कि गांधी हजारों लोगों को साथ लेकर के अंग्रेजों को मारते काटते हुए आ रहे हैं। और यह दृश्य देख करके वह जिस हालत में था उसी हालत में अंग्रेज कॉलोनी की तरफ भागा, भागो भागो गांधी आ रहे हैं, भागो। और सारे अंग्रेज भाग करके वो स्टेशन में छुप गए और महिलाओं को अलमारी और बक्सों में बंद कर दिया गया और पूरी रात अंग्रेजों ने इस तरह से डरते हुए काटी। अब यह घटना घटी थी कि नहीं घटी थी, इसका दूसरा क्या साक्ष्य था, लेकिन अखबार में यह घटना घटी थी, अखबार में यह घटना छपी थी। और उस घटना से भारतीयों के मन में गांधी जी के प्रति जो एक असीम श्रद्धा थी कि गांधी आएंगे और सब दुख दूर होगा, यह जो गांधी की छवि बनती जा रही थी चंपारण के बाद से गोरखपुर तक आते आते 17 से 22 तक का समय जो था, 1922 तक का समय। और उस समय देखते हैं कि इस तरह की कई घटनाएं उस समय के यदि हम अखबारों को देखें तो शाहिद अमीन ने इसका निम्न वर्गीय प्रसंग में काफी अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया है। जैसे उस समय कई इस तरह की घटनाएं थी कि उसके गांव में लोग, एक व्यक्ति था वो कहता था हम गांधी जी को नहीं मानते हैं और तभी मानेंगे जब कोई गांधी हमें चमत्कार दिखाएंगे। तो पता चला कि उसके घर में खूंटी पर टंगी हुई धोती धू धू करके जलने लगी और थोड़ी देर बाद ना तो उस धोती के जलने का कोई निशान था, ना किसी किस्म की दुर्गंध थी। जैसे कोई व्यक्ति घास उखाड़ता है, दूसरों के खेत में घास चोरी करता है, लोग उसको समझाते थे कि घास चोरी मत करो, लेकिन वो मानता नहीं था। और एक दिन उसने कहा कि यदि हम तभी घास चोरी करना छोड़ेंगे जब हम बीमार पड़ जाएं या फिर हम बिष्ठा खाने लगे, गोबर खाने लगे। यदि गांधी जी में इतनी शक्ति है तो यह चमत्कार करके दिखाएं। और वह थोड़े दिन बाद वह सचमुच ऐसा करने लगा, वह गोबर ढूंढ करके खाने लगा। इस तरह की कई घटनाएं उस समय अखबारों में छपी जो कि गांधी जी के एक चमत्कारी, दैवीय चमत्कारी की घटनाओं से जुड़ती थी और उनकी एक ऐसी छवि बन रही थी जो उनके वास्तविक उपस्थिति से बहुत भारी थी। जनता के बीच जो उनकी एक छवि बनी थी गांधी जी की, जो एक उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की छवि थी भारतीय राजनीति में, उससे ज्यादा कहीं उनका एक असर एक दैवीय पुरुष के रूप में उभर रहा था, जो कि भारतीय जनता को एक ऐसे तारनहार के रूप में लग रहा था कि वह हमको अपने कष्टों से मुक्त कराने के लिए कोई अवतार हो गया है, या जो अवतारीकरण की जो स्थिति थी गांधी की। क्योंकि यदि हम पूरा प्रभाव देखें उस समय के आजादी की लड़ाई में गांधी, तो वह एक साधारण सिर्फ कांग्रेस की नीतियों का या गांधी जी के अपने उन दलीलों का प्रभाव नहीं था, बल्कि वो प्रभाव कहीं ना कहीं जो उनका एक व्यक्तित्व निर्मित किया जा रहा था, जिसमें कि इन संचार माध्यमों की बड़ी भूमिका थी जो उसका एक दैवीकरण कर रहे थे। क्योंकि भारत की जनता को वह असर असर कर रहा था उस पर। तो उसकी जो एक विराट छवि, गांधी की विराट से विराटतर छवि बनती जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं इन समाचार पत्रों की एक बड़ी भूमिका थी। यह एक रोचक लेकिन दिलचस्प है कि जो धारा तिलक के खिलाफ लगाई गई थी, वही धारा बाद में एक यंग इंडिया में जो कुछ लेख छपे थे गांधी जी के, वही धारा गांधी जी पर भी वह लगाई गई और गांधी जी को भी 1.5 साल की सजा सुनाई गई थी। वह जो मुकदमा चला उसमें फिर जैसे तिलक ने अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों का खंडन किया था और उसका एक बचाव प्रस्तुत किया था, गांधी जी ने अपने ऊपर लगे उन सारे आरोपों को स्वीकार किया था और कहा था कि हमें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है, बल्कि यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शासन की गलतियों को जनता के सामने रखें। तो वह जो तिलक से लेकर के गांधी जी का यह सफर था, उन्होंने यह कहा था कि अंग्रेज सरकार का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे लेख को तिलक की परंपरा में रख करके देखा और मुझे इस लायक समझा कि उसी सजा से मुझे नवाजा जाए जिस सजा से तिलक को नवाजा गया था। तो मैं उनकी परंपरा में खुद को पा करके धन्य महसूस कर रहा हूं और वो सारे आरोप स्वीकार कर रहा हूं। तो यह जो एक पूरी यात्रा है भारतीय अखबारों की, जिसमें कि एक ऐसे निर्भीक शक्ति का उदय हो रहा था, तिलक जहां अपने मुकदमे का बचाव करने के लिए तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं, जिरा कर रहे हैं,
1922 तक आते आते जब गांधी युग का प्रादुर्भाव हम देखते हैं और गांधी की एक विराट से विराटतर छवि बनती जा रही है, उस समय हम देखते हैं कि एक ऐसी निडरता पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमको सामने दिखाई देती है, जिसमें कि गांधी जी खड़े होकर के खुलेआम यह स्वीकार करते हैं कि यह हमारा एक नैतिक दायित्व है और मैं अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को स्वीकार करता हूं। यह भारतीय राजनीति का यह जो निडरपन था, वह सिर्फ गांधी जी का निडरपन नहीं था, गांधी जी की निडरता नहीं थी, बल्कि एक पूरे माहौल में जो एक जागरूकता इस समाचार पत्रों के माध्यम से बन रही थी, जो एक माहौल बन रहा था, उसकी एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी कि लोग अपने काम कर जिसका बाद में विस्तार ट्रिब्यून अखबार में भगत सिंह करते दिखाई देते हैं कि जब वो अपना मुकदमा लड़ते हैं तो उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध लेख लिखा था कि क्रांतिकारियों को अपना मुकदमा कैसे लड़ना चाहिए। और एक अंग्रेज की हत्या के अभियोग में जो बंद क्रांतिकारी था, उसके समर्थन में जब उसके मुकदमा लड़ते हुए वकील ने उसके निर्दोष होने का कोई सबूत पेश किया, तो उस समय लाहौर षड्यंत्र केस में जेल में बंद भगत सिंह ने ट्रिब्यून अखबार में एक लेख लिखा था। वह अखबार का वह लेख भगत सिंह का काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने विस्तार से कि कैसे वह क्रांतिकारियों को अपना मुकदमा लड़ना चाहिए, इस पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला था और कहा था कि यदि हम ये इतना साहस नहीं रखते हैं कि अपने कृत्य को स्वीकार कर सके और इसको यह बताते हैं कि यह हमारी चूक थी, या सिर्फ हम हत्या नहीं करना चाहते थे, केवल उनको डराना चाहते थे, इस तरह का कोई जो एक लचर और घटिया तर्क यदि हम अदालत में प्रस्तुत करते हैं, तो उस जनता की व्यापक जो एक भागीदारी का सवाल है, उसमें क्रांतिकारियों का यह मानना था कि एक क्रांतिकारी जब किसी गतिविधि में शामिल होता है तो मानसिक तौर पर जनता उससे जुड़ी होती, जनता उस पर अपना जुड़ाव महसूस करती है। और यदि कोई क्रांतिकारी अपने इस कृत्य से खुद को अलग करता है या उसके बचाव के समर्थन में कुछ दलील देने की कोशिश करता है, तो वह सारा मानस भंग होता है, उसके सामने एक मोहभंग की स्थिति होती है। तो उससे बचाव के लिए उन्होंने बहुत लंबा लेख लिखा था, जो ट्रिब्यून में छपा था, जो अखबार में छपा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि पूरा क्रांतिकारी मुकदमा जिस तरीके से लड़ा गया और जिस तरीके से वो अखबारों में छपा, वह भी एक स्ट्रेटेजिकल यूनिटी को दिखाता है। तो भगत सिंह जानते थे कि जब वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है। वह पूरी तरह से, हम लोग आज इतिहास की किताबों से इस तथ्य को जानते हैं कि वह सुचिंतित उनकी एक कार्रवाई थी और पकड़े जाने की पूरी योजना के साथ की गई कार्रवाई थी कि वो पकड़े जाएं और न्यायालय में जब वो अपना पक्ष रखें तो उस पक्ष को जिस तरीके से उस समय का अखबार उसको प्रसारित करेंगे, वह एक बड़ा हथियार साबित होगा। यह भगत सिंह की उस समय की एक रणनीति थी और वह रणनीति पूरी तरह से कारगर। वह चाहे बम बनाने की विधि का मामला हो, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो सरकारी गवाह बन गया था और उसको ललकारते हुए भगत सिंह कहते हैं कि तुम बम बनाना जानते ही नहीं हो, तुम बेकार की दलीलें कर रहे हो। तो वह अदालत में बम बनाने की पूरी प्रविधि बताने लगता है कि कैसे नहीं जानता हूं, और वो पूरा बम बनाने की विधि बताने लगता है। और उन अखबारों ने बम बनाने की उस विधि को हूबहू छाप भी दिया था, और जिससे कि कई लोग, भगत सिंह का वह कथन है कि कई लोग इससे, जो आम जनता जो क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहती थी, वह बम बनाने की तकनीक से रातों रात परिचित हो गई, उसको किसी प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जैसे भगत सिंह के पिता ने जब एक अपील की थी और यह भगत सिंह को पता चल गया था कि मेरे बचाव के लिए कोई अपील किया है हमारे पिताजी ने, तो वह पत्र जो उन्होंने अपने पिता को लिखा, जिसमें यह कहा कि आप पिता है इसलिए उसके प्रति सम्मान है, लेकिन कार्रवाई आपने गद्दारों जैसे की है। और उस पूरे पत्र को ट्रिब्यून अखबार ने जिस तरीके से छापा और उसमें एक भगत सिंह के प्रति और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल लोगों के प्रति जो एक नए किस्म के उत्साह का संचार हुआ, जिसको कि आज तक कोई सरकार छोटा नहीं कर पाई है भगत सिंह के कद को, और वह लगातार एक युवाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो वह सिर्फ उनकी कार्रवाई नहीं, बल्कि उन कार्रवाइयों का प्रसारण जिस माध्यमों से हुआ, जिस संचार माध्यमों से हुआ, चाहे वह गांधी की एक बृहत्तर छवि हो, चाहे भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलनों की छवि हो, तिलक को लेकर के जो एक पूरा माहौल देश भर में बनता है, उन सब मामलों में अखबार की एक बड़ी भूमिका रही है, संचार माध्यमों की एक बड़ी भूमिका रही है। और भारत में आजादी का सवाल और प्रेस का सवाल, प्रेस की आजादी का सवाल,
ये दोनों एक ऐसे सिक्के के दो पहलू हैं जिसे हम जिधर से भी उलट पुलट करके देखें वह एक ही दिखाई देता है। और एक व्यापक अर्थों में यह एक मुकम्मल जन भागीदारी का सवाल, जनता के उत्थान, जनता की चेतना को बढ़ाने का सवाल, और एक बड़े आंदोलन में जनता किस तरीके से उसमें शामिल हो सके, वह सब कुछ, चाहे मीडिया के विद्यार्थी समझते होंगे, चाहे वो एजेंडा सेटिंग का मामला हो, चाहे वह किसी मामले से पक्ष प्रतिपक्ष बनाने का मामला हो, कुछ चतुराई दिखाने का मामला हो, या जैसे उन्होंने एक बार जो एक वायसराय को, जो कि वह लगातार भारतीयों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन जब उन्होंने यह कहा कि सत्य जो है, सत्य सिखाना पश्चिम की ही देन है, सत्य को लेकर के पश्चिम का ही दृष्टिकोण साफ है, पूर्व में सत्य की कोई विशेष अहमियत नहीं है, तो जिस तरीके से अखबारों ने उसको आईना दिखाया, उसके अपने प्रसंगखोजी पत्रकारिता, उन्होंने कहा कि किस तरीके से अपने पूर्व के बारे में एक दूसरे लेख में लिखते हुए कैसे अपनी असत्यता का परिचय दिया था, उसको पूरे तरह से, जिस तरह से अखबार ने उसको प्रसारित किया, तो एक व्यापक जन असंतोष, यदि हम ठीक ठीक ना भी कहें, तो एक जन भावनाओं का एक प्रतिनिधित्व बनाने का काम जिस तरीके से स्वाधीनता आंदोलन में उन अखबारों ने किया, तो हम बिना उसके अंतर संबंधों को समझे पूरे भारत की आजादी की लड़ाई की बात यदि हम करते हैं, सिर्फ उन घटनाओं से, उन कार्यक्रमों से केवल बात करते हैं और उसमें से अखबारों को हटा देते हैं, तो शायद वह बात अधूरी रहेगी, उस बात में उतनी सच्चाई नहीं रहेगी, या उसको समझने का वह तरीका उतना मुकम्मल नहीं रहेगा जिस तरीके से हम स्वाधीनता आंदोलन को समझते आए। मुझे लगता है कि इतनी ही बातें मुझे कहनी चाहिए, और यदि कुछ सवाल हो तो उस पर और बातचीत की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश दा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश दा। सवालों बाद में आएंगे क्योंकि आप वही बने रहिएगा, क्योंकि आप गायब हो जाते हैं। ठीक, साथ में म्यूट कर लीजिए अपनी आवाज, तो दिक्कत नहीं होगी। उधर कोई बोलेगा, मान लिया बच्चा बोलेगा तो भी नहीं सुनाई देगा। अब अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए वहां से। दूसरा, यहाँ से, वहीं से म्यूट कर दो। यहाँ से हम कहाँ म्यूट कर देंगे, आपको स्वयं करना है। अच्छा ठीक है, मैं विशाखा अगर हो पाए तो कर दो म्यूट। और बहुत बेहतरीन और सुचिंतित व्याख्यान आप लोगों ने अभी डॉक्टर राकेश मिश्र का सुना। इतिहास के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता स्वयं कर चुके हैं, अध्यापक है इस समय, कहानियां लिखते ही हैं, तो तमाम तरह का संचार वो जीवन में कर चुके हैं अनुभव से। उनको पता है, उनकी पढ़त बहुत कायदे की है। हम लोगों ने सुना कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में पत्रकारिता की स्थिति क्या थी। अगर आप वंदना राग का नया उपन्यास पढ़ें तो ये भारतीय अखबार जो है वो बिलव क्वीन के नाम पर भी उनको किस तरह से संबोधित करते थे, किस चाटुकारिता और किस उससे, ये भी देखने लायक है। उसमें उन्होंने अपने उपन्यास में उसका इस्तेमाल किया है, वो भी देखा जाना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश दा। और अब मैं प्रोफेसर प्रशांत पौराणिक जी हमारे साथ हैं, मैं उन्हें अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए लाता हूं। वो इस समय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कुल सचिव हैं, और मैंने पहले ही कहा कि उनका बहुत काम है इतिहास पर, और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सर आप। हेलो सर, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। सर, अभी बैठक में बैठ गए हैं सर, मंत्री जी की। अच्छा, बैठक में गए हैं? हाँ सर। ओके 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 सर। नोट कर लो। दरअसल कई जिम्मेदारियां जो है प्रशांत जी पर रहती है, और मैंने पहले ही कहा कि ज्ञान प्राप्त करना ना इतना आसान है, ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद होता क्या है, आदमी गौतम बुद्ध हो जाता है, नंगे पांव चलने लगता है। तो ऐसे जानिए कि जिम्मेदारियां आती हैं तो आपके साथ और तरह की जिम्मेदारियां भी, अगर आपके पास ज्ञान है तो बढ़ती हैं। बहरहाल अब क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता का दायित्व राकेश दा संभालेंगे। राकेश भाई, जब तक वो नहीं है, प्रशांत जी अभी नहीं है, और अगर मुझे लगता है कि अगर वो जब तक नहीं है तब तक आप अध्यक्ष बने रहिए सब, ठीक। और अब चार विद्यार्थी पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे, आप उनको सुनिए। उसमें जो सबसे बेस्ट पेपर है जो आपको लगे उसका नाम बताइएगा, ठीक। और फिर पेपर पर टिप्पणियां भी कुछ जैसा वो करते हैं। आप तो व्याख्यान अभ्यासी आदमी, मतलब लगातार यही करते हैं,
बताने की जरूरत है नहीं। मैं सबसे पहले आज के पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, जिसे हिंदी में प्रपत्र वाचन कहते हैं, उसके लिए मैं सुश्री राधा शर्मा को आमंत्रित करता हूं। ये शोधार्थी हैं, पीएचडी की डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर की, और हिंदी साहित्य पे इनकी पीएचडी है। और इनका मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यासों में, मतलब के कथा साहित्य में परिवार, विवाह और यौनता के प्रश्नों से निर्मित होती स्त्री छवि व उसके संप्रेषण का सवाल इनका टॉपिक है, जिस पर किया है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने वक्त प्रस्तुत करें। आप लोग स्क्रीन को उन्हें देख पा रहे हैं, उनके पेपर को। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश सर। राष्ट्रीय संगोष्ठी के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी सर, मैं राधा शर्मा, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय करगिल रोड, कोटा, बिलासपुर से डॉक्टर स्नेहलता निर्मलकर मैडम के मार्गदर्शन में पीएचडी हिंदी विषय से कर रही हूँ। मेरे शोध का शीर्षक है मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यासों में नारी उत्कर्ष। आज मैं जो आलेख आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है मेहरुन्निसा परवेज के कथा साहित्य में परिवार, विवाह और यौनता के प्रश्नों से निर्मित होती स्त्री छवि व उसके संप्रेषण का सवाल। हिंदी कथा साहित्य के लेखन को महिला रचनाकारों ने बहुत समृद्ध किया है। उन्होंने न सिर्फ हिंदी कथा साहित्य का पारंपरिक पुरुषवादी वर्चस्वशील ढांचे को चुनौती दी, बल्कि उसे सफलतापूर्वक तोड़ा भी। इस क्रम में वह कहानी व उपन्यास को पारंपरिक एक रैखिक यथार्थ दृष्टि से बाहर निकालकर समाज, खासकर स्त्री जीवन के उन कोनों, आंतरों व विडंबनाओं तक लेकर गई। उन प्रश्नों पर खुलकर बात की जिनकी तरफ देखना या उन पर बात करना वर्जित माना जाता था। विवाह, परिवार, यौनता आदि तमाम प्रश्नों पर जो भी बात होती थी वह पुरुष दृष्टि से ही होती थी। परिणामतः सवाल भी खुद के और जवाब भी खुद के तर्ज पर जो भी निष्पत्तियां या हल निकलकर सामने आते थे, वह पितृसत्ता के उसी ढांचे व वर्चस्व को मजबूत बनाए रखते थे कि जुगल वाले होते थे, जो कि पिछले 5000 साल से भी अधिक वर्षों से चला आ रहा है। नवजागरण काल में पंडिला, रमाबाई, रुकैया सुल्तान, ताराबाई, सिंधे, अज्ञात सिंह और सावित्रीबाई फुले आदि महिलाओं ने जिस शिद्दत के साथ स्त्री प्रश्नों, उनके स्वाधीनता के प्रश्न आदि को उठाया था, हिंदी साहित्य में बंग महिला, महादेवी वर्मा आदि का लेखन उसी प्रतिरोधी चेतना व परंपरा का विस्तार था। यूं कहें कि ज्यादा प्रखर तार्किक साहित्यिक अभिव्यक्ति थी। नेक्स्ट मैम प्लीज। महादेवी वर्मा पूर्वोक्त स्त्री सुधारकों से निर्मित था, जिस पर खड़े होकर बंग महिला उन्होंने प्रखरता की कड़ियां जैसे स्त्री मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाने वाला ग्रंथ लिखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला रचनाकारों की जो पीड़ा खुलकर कथा साहित्य में सक्रिय हुई, उसने स्त्री पुरुष प्रश्नों को एक नई धार दी। वह देह को गोपन नहीं रखना चाहती थी, वह देह की राजनीति को समझना चाहती थी, और उसने समझा भी। किस्मत चुगलई की कहानी, लिहाफ हो या ममता कालिया का क्रांतिकारी उपन्यास बेघर, यह स्त्री देह से जुड़े तमाम मिथकों का, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए स्त्री देह मुक्ति कर स्त्री मुक्ति का एक अलग पाठ रच रही थी। यह वही दौर था जब ममता कालिया बेघर जैसे उपन्यास के साथ साथ कविता की यह बेवाद पंक्तियां प्रेम शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है, अब हमें सिर्फ सहभास समझ में आता है, भी लिख रही हैं। दरअसल स्त्री देह पर नियंत्रण स्थापित कर ली पितृसत्ता ने महिलाओं को गोपन दर्ज पर ढकेला। इज्जत, मान सम्मान, मानसलता, यौनिकता जैसे तमाम सामाजिक मूल्य भरण के द्वारा स्त्री देह को जैविक इकाई से सामाजिक पारिवारिक मर्यादित इकाई में रूपांतरित कर दिया गया, जहां स्त्री मर्यादा व देह पुरुष द्वारा रक्षित थी। इस क्रम में पुरुष का सीना जहां वर्चस्व, ताकत व पौरुष प्रतीक हुआ, वहीं स्त्री देह के तमाम अंग सेक्स अर्गन व काम मुक्त बनाने वाले हो गए। स्त्री देह की इस पूरी राजनीति को सिमोन द ओवरवाई की इस महान उक्ति की स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, कि आलोक में उससे प्रेरित होकर हिंदी कथा लेखिकाओं ने सफल चुनौती दी। नेक्स्ट प्लीज मैम। मैम नेक्स्ट।
मेहरुनिसा परवेज का कथा लेखन इसी क्रांति धर्मी स्त्री लेखन परंपरा का विस्तार है। अपने लेखन में वह स्त्री की उस मार्मिक व लक्षणिक पीड़ा को सामने लाती है जो उसके जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। मेहरुनिसा परवेज मुस्लिम समाज से आती है, एक वन्य समाज जहाँ स्त्री की स्थिति कैसी है किसी से छिपी नहीं है। राधा जी, मेहरुनिसा आपकी परवेज आवाज ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। मेहरुनिसा परवेज साहस, अब आ रही है मैम? जी, अभी आ रही है। ओके। मेहरुनिसा परवेज साहस पूर्वक इस समाज का सच बयां करती हैं, एक सनसाइड क्रिटिक की भूमिका निभाती है। उनके 6 उपन्यास उन्होंने प्रकाशित किए हैं। पहला है आंखों की दहलीज जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा उनका उपन्यास है उसका घर जो 1972 में। तीसरा उपन्यास खोरजा 1977, अकेला पलाश 1981, सम्रांगना 2002 और आखिरी उपन्यास पासंग 2004 में प्रकाशित हुआ। ऐसे उपन्यास व उनकी अधिकांश कहानियां न सिर्फ मुस्लिम स्त्री बल्कि भारतीय स्त्री की पीड़ा का महाख्यान रचती हैं। उनके कथा साहित्य में स्त्री जीवन का यथार्थ एक रैखिक या श्वेत श्याम नहीं है, बल्कि वह जटिल और धूसर है। स्त्री जीवन उनके यहाँ अपनी पूरी जटिलता और तमाम पेचो खम्भ के साथ उपस्थित हैं। आंखों की दहलीज की स्त्रियों और पुरुष पात्र समाज व मानवीय जटिलता को बहुत शिद्दत के साथ प्रस्तुत करते हैं। ऊपर से देखने में तो यह उपन्यास बांझपन को लेकर लिखा गया लगता है, किंतु अपने आंतरिक रचना और बहुत वितान व विशाल अर्थवत्ता में यह उपन्यास इस पितृसत्तात्मक रचना की तमाम परतों को हमारे सामने खोल कर रख देता है। उपन्यास की नायिका तालिया अपने माँ बाप के बीच रोजमर्रा के क्लेश से तंग आकर अपने से बड़े उम्र के पुरुष से विवाह कर लेती है। पति समीम उसे बहुत प्यार करता है और अच्छे से रखता है, किंतु शादी के कई वर्षों बाद भी जब संतान नहीं होती तो डॉक्टरी जांच में पता चलता है कि तालिया कभी मां नहीं बन सकती। उसके अंदर कुछ कमी है। हालांकि उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बच्चा गोद लेने को भी तैयार है। वहां तालिया की मां को लगता है कि उसके दामाद में कमी है, क्योंकि उसको पूरी जानकारी नहीं थी। बस उसको ये पता था कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अगर बच्चा नहीं होगा तो बेटी को मातृत्व सुख कैसे प्राप्त होगा। वह तालिया का संबंध मायके आने पर जावेद से बनवाने में कामयाब हो जाती है। तालिया की जैसी देखभाल जावेद करता है, उससे तालिया के दिल में भी उसके लिए प्रेम पैदा हो जाता है। दोनों का संबंध बन जाता है। जावेद की पत्नी के आ जाने पर वह तालिया से दूर हो जाता है। तालिया इन सब की जिम्मेदार अपनी माँ को समझती है। पति के प्रति भी उसके मन में अपने लिए अपराध बोध उत्पन्न होता है, क्योंकि उसने अपने पति से धोखा किया। तालिया इन सब की जिम्मेदारी अपनी माँ को समझती उत्पन्न होता है। उसे गिलानी होती है, वह आत्महत्या की कोशिश करती है। तालिया की माँ को भी पता चलता है कि कमी उसके बेटी में है। उसे भी अपने किए पर अपराध बोध साबित होता है। मैम अगला, नेक्स्ट मैम। आगा कर रही हैं तब तक मैं एक बात कह दूं कि कृपया इसको आप इसको समाप्त कीजिए। 10 मिनट का समय सबके पास है, सबके लिए सूचना है भाई, है ना? तो समाहार कीजिए इसका 2 मिनट में, ठीक? दरअसल इस उपन्यास, सर बोलूं? हाँ पढ़िए। दरअसल इस उपन्यास में मेहरुनिसा परवेज की दिक्कत यह है कि वह किसी को भी खलनायक नहीं बनाती। तालिया की माँ ने जो किया वह अनजाने में किया। जावेद पत्नी की अनुपस्थिति में बहकता है। तालिया लगाव को प्रेम मान लेती है आदि। यह शायद तत्कालीन समय का दबाव था कि मेहरुनिसा परवेज की कथा प्रविधि ही ऐसी है कि वह तमाम चीजों की जिम्मेदारी समय, समाज, परिस्थिति व व्यवस्था पर डालती है। गौर से देखने पर यह साफ होता है कि वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्रियों का मानसिक अनुकूलन अपने अनुरूप किया है। इस क्रम में सास, ननद, सौतन, माँ आदि तमाम भूमिकाओं में वह पितृसत्तात्मक की एजेंट बन गई है। अनजाने ही जो अपने कार्यों से इस व्यवस्था को मजबूत ही कर रही है। संतान न होने से पति को कोई दिक्कत नहीं होने के बावजूद तालिया की माँ का परेशान होकर सब करना यह साबित भी करता है। जावेद की पत्नी भी जावेद की जगह तालिया को ही गलत समझती है। वह तो उसके साथ रहने लगती है, किंतु एक बार भी तालिया के बारे में नहीं सोचती। यहाँ तक कि तालिया भी माँ को दोषी मानती है। आशा यह है कि उपन्यास में हर स्त्री
दूसरी स्त्री की दुश्मन है। यही तो पितृसत्ता चाहती है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री की दुश्मन बने। महरुनिसा परवेज का यह उपन्यास इस मायने में उल्लेखनीय है कि वह पितृसत्ता के इस पूरे स्त्री विरोध षड्यंत्र को हमारे सामने बेनकाब करती है। यह भी कि वंश वृद्धि का मामला हो या दैहिक सुख का, तालिया की माँ और जावेद के लिए स्त्री मात्र देही है, इससे इतर उसकी कोई अस्मिता नहीं है। यानी इस धरातल पर स्त्री और पुरुष दोनों एक ही जगह खड़े हैं। विवाह में उम्र का अंतराल किसी की अनुपस्थिति के चलते निर्मित स्पेस को किसी और द्वारा भरा जाना, देह की अपनी जरूरतें आदि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें यह उपन्यास उठाता है। सबसे मार्मिक बात यह है कि तालिया प्रेम चाहती है, इसीलिए तालिया नहीं हर स्त्री प्रेम चाहती है, इसलिए जावेद के देखभाल को ही प्रेम समझ लेती है। और इतिहास गवाह है कि स्त्री सबसे ज्यादा प्रेम के नाम पर ही चली गई है। तालिया के पति को आदर्श पुरुष की तरह खड़ा कर उन्होंने बाकी के चरित्र को थोड़ा बुरा बनाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास की एक कमी यह है कि महरुनिसा परवेज विवाह संस्था की कहीं आलोचना की नहीं कर रही, वरना उसे बनाए रखने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि विवाह अगर टूटता भी है तो उसकी दोषी यहाँ अनिवार्यतः स्त्री ही ठहरेगी। यह उनका पहला उपन्यास है, इसलिए इस तरह के हिचक और अंतर विरोधी का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे भी वह जिस समाज से आती है उस समाज की स्त्री का इतना खुलकर बात कर पाना, लिख पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इस उपन्यास में स्त्री यौनिकता पर बात है, बेमेल विवाह पर बात है, प्रेम पर बात है, अवैध संबंध, मातृत्व आदि तमाम चीजें भी चित्रित हैं। लेकिन जो इसे सबसे ज्यादा महत्व प्रदान करती है वह यह है कि महरुनिसा परवेज यह दिखाने में सफल रही कि स्त्री पीड़ा तमाम वर्गों की महिलाओं के एक सी है। तालिया और उसकी माँ उच्च वर्गीय परिवार की हैं, वही जावेद की पत्नी निम्न वर्गीय परिवार की है, किंतु दुख सबके जीवन में है। यानी कम से कम स्त्री पीड़ा के मामले में यह उपन्यास मार्क्सवाद की वर्गीय धारणाएं या कि मार्क्सवादी नारीवाद को खारिज करता है, जो कि भारतीय संदर्भ का सामाजिक सच है। नेक्स्ट वन। तो प्लीज कंक्लूड कीजिए, है ना, मतलब अंतिम पैरा पढ़ दीजिए, बाकी तो दिख रहा है सामने, उन लोग किताब भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि समय भी हम लोगों को ध्यान रखना है। प्लीज जी बोलिए। महरुनिसा परवेज के उपन्यासों और कहानियों में स्त्री दुख के तमाम रूप वर्णित हैं। उनको यहाँ विवाह, परिवार, धर्म, समाज आदि सभी संस्थाओं और जगहों पर स्त्री शोषित, पीड़ित व दुखी है। स्त्री पीड़ा के आधिक्य से उनका कथा साहित्य अटा पड़ा है। इस इतर उनके उपन्यासों की एक बड़ी खासियत यह है कि वह सामाजिक यथार्थ के तले दबकर साहित्यिक सौंदर्य व पठनीयता को विरोहित नहीं कर देती। वरिष्ठ कथाकार संतोष चौबे का कथन है, व्यक्तिगत रूप से उपन्यास को लेकर मेरा पहला क्राइटेरिया है उसका पठनीय होना। पाठक अगर कथा के भीतर आएगा और साथ साथ रहेगा, तभी तो आप उसकी चेतना में प्रवेश कर पाएंगे। गद्य इतना प्रवाहमान होना चाहिए कि वह नदी की तरह आपको बहा ले, और उसमें इतना सौंदर्य और ऊष्मा होनी चाहिए कि एक बार उसके पास ले जाने के बाद पाठक उससे दूर ना हो सके। एक दूसरी बात जो उपन्यास के संदर्भ में मुझे लगती है वह है आज के समय में उसका नया पाठ बनना। सूचना कैसे आए उपन्यास में कि पाठक का ज्ञानात्मक मानचित्र बदले, कैसे विज्ञान और सूचना तकनीकी के युग में कथा में घनत्व लाया जाए, ये सवाल मुझको परेशान करता है। वस्तुतः जो सवाल संतोष चौबे जी को परेशान करते हैं और जिसके पठनीयता को वह उपन्यास का प्राथमिक गुण मानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि महरुनिसा परवेज के उपन्यासों में इस हर तरह से पूरा करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके उपन्यास बदलते संदर्भों व समय के साथ हमारे सामने यथार्थ का सर्वथा नया पाठ प्रस्तुत करते हैं। महरुनिसा परवेज के उपन्यासों में स्त्री चाहे पूरब की हो या पश्चिम की, हिंदू हो या मुसलमान, दुखी एक जैसी है। जाति, वर्ग, धर्म में पूरे दुख का एकापन उनके पात्रों को विशिष्ट बनाता है। विवाह संस्था उनके यहाँ सही मायनों में स्त्री का वध स्थल ही है। वह वहाँ उसी रूप में चित्रित आंखों की दहलीज की तालिया हो, उसका घर की एलमा हो या सम्रांगन की सुहासिनी अथवा पूर्जा की स्त्री पात्र, सबके लिए विवाह संस्था दमनकारी ही रही है। इस विवाह संस्था ने न सिर्फ उन्हें देह में रूपांतरित किया है, बल्कि उनकी यौनिका को इज्जत, पति, धर्म, मर्यादा आदि पदबंधों का सहारा लेकर
उसे नियंत्रित भी किया। स्त्री की हालत यह है कि उसकी अपनी कोई स्वतंत्र अस्मिता नहीं है। मायके में पिता या भाई के नाम से उसकी अस्मिता निर्धारित होती है, तो ससुराल में पति के नाम से। यहाँ तक कि ममता कालिया की एक कहानी याद आती है, रायपुर वाली। ससुराल में स्त्री की अस्मिता कई बार मायके के गांव या शहर के नाम से भी निर्धारित होती है। उसका अपना कोई अर्थ ही नहीं होता। उसका घर उपन्यासी नायिका एल्मा का भाई अपने व्यवसाय की तरक्की के लिए अपनी तलाकशुदा बहन एल्मा को अपने बॉस आहूजा को बेच देता है। तो यानी आंखों की दहलीज में जहां संतान हेतु कालिया की मां उसे जावेद के साथ दैहिक संबंध बनाने हेतु स्थितियां निर्मित करती है, वही एल्मा भाई द्वारा बेच दी जाती है। तो कोरजा में पिता की ही गलत निगाह पुत्री की देह पर है। यानी कहीं भी किसी भी संस्था, रिश्ते, धर्म, वर्ग में स्त्री की अस्मिता मात्र देह ही है, और वह भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी देह जो पुरुषों का यौन सुख प्रदान करने के लिए ही बनी है। इसके अतिरिक्त उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तथ्यात्मक है कि संतान उत्पत्ति का रास्ता भी इसी सुख से होकर गुजरता है। मेहरुनिसा परवेज का कथा साहित्य में सबसे रोचक बात यह है कि उपन्यास की अपेक्षा उनके कहानियों की स्त्री विद्रोही है। वह शोषण का प्रतिकार करती है, अपने सुखी जीवन और बेहतर भविष्य को लेकर न सिर्फ आशावान है बल्कि उसे प्राप्त भी करती है। उनके निर्णय अपने होते हैं। इतना ही नहीं, साक्षात भागिनीवाद भी चेतना सही मायनों में वह दुख और प्रतिरोध दोनों स्तरों पर अपनी कहानियों में ही व्यक्त करती हैं। राधा जी, माफी चाहती हूँ, प्लीज इसको आप थोड़ा जल्दी समाप्त कीजिए, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट का समय है और 4 लोग और हैं अभी प्रेजेंटेशन के लिए। तो कृपया आप जो आपका निष्कर्ष है उसको मैम सिर्फ 1.5 पेज है। आप निष्कर्ष पर आ जाइए मैम प्लीज। नेक्स्ट मैम। आशा यह है कि मेहरुनिसा परवेज अपनी कथा साहित्य में एक ऐसी स्त्री की छवि निर्मित करती है जिसने अपनी लंबी यात्रा में तमाम दुखों को सहते हुए, उनसे व पितृसत्ता से संघर्ष करते हुए अपनी मुक्ति का मार्ग खोज निकाला है। इस क्रम में उसने परिवार, विवाह जैसी तमाम संस्थाओं को न सिर्फ प्रश्नांकित किया है बल्कि उन्हें अतिक्रमित करते हुए तोड़ा भी है। नेक्स्ट मैम। नो मैम, बैक मैम, बैक जाइए। यस, स्त्री प्रतिरोध का एक आगे वाला मैम, नेक्स्ट, यही है। स्त्री प्रतिरोध का एक वह बहनापा है भी कायम किया है मेहरुनिसा परवेज ने। यहाँ स्त्रियां अब एक दूसरे की मुक्ति में सहायक है, पद प्रतिस्पर्धी या पितृसत्ता की एजेंट नहीं रह गई हैं, जैसे कि उनके शुरुआती लेखन में वह दिख पड़ती थी। अब वह एक तेज, तर्रार और मजबूत तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री है। उसकी इस छवि को निर्मित व संप्रेषित करने के लिए मेहरुनिसा परवेज ने जिस भाषा को संप्रेषित का माध्यम बनाया है वह आम बोलचाल की है। छोटे छोटे वाक्यों में गहरी व्यंजना व विशाल अर्थवत्ता वाली भाषा, जिसमें सुख, साहस, अपमान सबको व्यक्त करने की ताकत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्रोह भी उनकी स्त्रियां इसी भाषा में करती हैं। स्त्री छवियां जो दुख, साहस, प्रतिकार आदि की छवियां हैं, वह उनकी छवियों के सहारे स्त्री मुक्ति को संप्रेषित करती हैं। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद राधा शर्मा जी। वैसे भले टोकना पड़ा 2-3 बार, एक बात तो पहले जान लीजिए, आप वक्ता अच्छी बनेगी, क्योंकि साहित्य में वक्ता वही अच्छा होता है जिसको 3-4 बार टोकना पड़े लेकिन वो अपनी बात कहता ही है, पर्ची पकड़ना। इसलिए कोई बात नहीं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो मंच का ट्रेंड हम लोग देखते हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा पेपर लिखा आपने। फिर से बहुत बहुत बधाई आपको, और आप आगे और उसी तरह के पेपर पढ़ें।